दोस्तों, आज की कहानी है आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुशील कुमार जी अभी खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने सामने पड़ी खाने की प्लेट पर नज़र दौड़ाई। आज बहू ने खाना बाहर से मंगवाया था। मैदे के बने हुए नान चबा पाना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती थी और साथ में मिर्च मसाले वाले और तेल से लबालब कोफ्ते की सब्जी आना देखते ही एक मन तो हुआ कि बहू को कहूँ कि बहू मेरे लिए लौकी की सब्जी बना दी होती, मुझसे यह सब खाया नहीं जाता। फिर सहसा उनके कानों में वही क्रोध भरी वाणी और कड़वी बातें गूंजने लगी जिनकी बौछार उन पर एक दिन पहले ही हुई थी। अभी कल ही की तो बात थी जब सुशील कुमार जी ने अपनी बहू से कहा था, बहू खाने में मिर्ची बहुत ज़्यादा है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने में ज़्यादा मिर्ची मसाले मत डाला करो, मेरी तबीयत खराब हो जाती है प्लीज़। यह बात सुनते ही रसोई में खाना बनाती हुई बहू तमतमाती हुई बाहर निकली और बोली, बाबूजी आपको तो मेरे बनाए खाने में मीन मेक निकालने के अलावा कोई काम नहीं है। कभी कहते हैं खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कहते हैं मिर्च मसाले ज़्यादा हैं और कभी कहते हैं कि सब्जी में तेल ही तेल है। और इन सब से भी जब जी भरता है तो सूखी रोटी का रोना रोने बैठ जाते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी अलग अलग फरमाइश पूरी करती रहूं। जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए। अपमानजनक बातों का कड़वा घूंट पीकर सुशील कुमार जी ने चुपचाप वही खाना खाने में अपनी बेहतरी समझी। बैठे बैठे सुशील कुमार जी के मस्तिष्क में उनकी दिवंगत पत्नी शांति की यादें हिलोरे लेने लगी। उनके साथ बिताए गए पल सुशील कुमार जी को जैसे सुनहरे सपने से कम प्रतीत नहीं होते थे। बिना कहे मेरे मन की बात समझ जाती थी शांति। जब भी कुछ खाने में मुझे पसंद नहीं होता तो यूं झट से दूसरी सब्जी बनाकर हाजिर कर देती थी। उसके हाथ का बनाया कम मिर्च मसाले का खाना भी बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। कितना ख्याल रखती थी वह मेरा। पर वक्त का सितम ऐसा हुआ कि सोचते सोचते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुशील कुमार जी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने इकलौते बेटे राकेश और बहू सरिता के पास रहते हैं। बेटी अनीता की शादी हो चुकी है। ताउम्र धन कमाकर बच्चों की परवरिश पर खर्च करने में लगा दिया, यह सोचकर कि बुढ़ापा आराम करने के लिए है। लेकिन उनकी पत्नी क्या गई, उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई। परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर कर सकता था। पत्नी के जाने के कारण जो खालीपन पैदा हुआ था उसके कारण उनका चेहरा मुरझा गया था। लेकिन उस मुरझाए हुए चेहरे की लकीरें और ज़्यादा गहरी हो उठी थी जब बहू का उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके दिल को छलनी करने लगा और स्नेहहीन बेटे से इतना भी नहीं हो पाता कि उसके पास बैठकर प्यार के दो मीठे बोल ही बोल ले। 12 साल का एक पोता है लेकिन उसे भी अपने दादा से कुछ खास लगाव नहीं है। होता भी तो कैसे, आखिर बेटा भी तो माता पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठे सुशील कुमार जी ने अपने बेटे के आने की आवाज़ सुनी तो लाठी टेकते हुए बाहर आ गए। बेटा मेरी पेंशन तो आ गई होगी, इस बार की पेंशन के पैसे मुझे पकड़ा देना। राकेश ऑफिस से थका हुआ आया था लेकिन पेंशन की बात सुनते ही जैसे बिजली सी कौंध गई उसके शरीर में। क्या बाबूजी हर महीने पेंशन के लगाए रहते हैं, हमने क्या कोई कमी रखी है आपकी ज़रूरत पूरी करने में जो आप अपने पेंशन के पैसों की आवश्यकता पड़ गई? नहीं बेटा, वह मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, सोचता हूँ डॉक्टर को दिखा दूँ। यदि तुम्हारे पास कुछ समय हो तो मुझे ले चलना। बाबूजी आजकल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। बेटा दरअसल कल से मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, अगर हो सके तो कल ही डॉक्टर के पास ले चलो। पिछली बार जब डॉक्टरों को दिखाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने घी तेल का परहेज करने को कहा था पर वह तो मुझसे हो ना पाया। इतना सुनने की देर थी कि सरिता रसोई घर से बाहर आ गई। हाँ हाँ बाबूजी, अपनी बीमारी का ठीकरा भी अब मेरे ही सर फोड़ दो।
बिना बोले सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाता है। इतने भर से भी आपको संतुष्टि नहीं मिली तो अब इनके सामने मेरी शिकायत करने चले हैं। तुम भी ध्यान से सुन लो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। यह बात भी बहू के ताने के साथ खत्म हो गई। तभी रात को सभी लोग सो गए, लेकिन उनकी आंखों में रत्ती भर भी नींद न आई। अब ये रोज रोज का अपमान सहन नहीं होता। सोचते हुए उन्होंने कुछ फैसला कर लिया। अगले दिन जब बेटा राकेश सैर करके लौटा तो देखा बाबूजी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में अपना बैग लिए तैयार खड़े थे। यह क्या बाबूजी, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैंने तय कर लिया है। अपनी बची कुची ज़िंदगी को मैं बोझ बनकर नहीं काट सकता। मैं आज ही अनीता के घर जा रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, वह तो गुस्से में अनीता ने यूं ही बोल दिया था। नहीं बेटा राकेश, मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए ही बोझ हूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण बहू घर छोड़कर जाए। मेरे बैंक की पासबुक और चेकबुक तुम्हारे पास होगी, वह मुझे दे दो ताकि मैं अपने पेंशन के पैसे तो निकलवा सकूं। मनाने पर भी सुशील कुमार जी नहीं माने। आखिर में सुनील को पिता की चेकबुक और पासबुक देनी पड़ी। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी सरिता सब कुछ देख रही थी और मन ही मन यह सोचकर राहत महसूस कर रही थी कि कुछ दिनों के लिए बाबूजी से छुटकारा तो मिला। उधर राकेश को इस बात का दुख था कि बाबूजी के जाने के साथ साथ उनकी पेंशन भी चली गई। इस बात को जब 1 महीना बीत गया, एक दिन सरिता के मायके से फ़ोन आया कि उसके भतीजे का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने जागरण करवाने का सोचा है। फ़ोन करके भाई ने कहा, आ जाओ, साथ में समय बिताए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तुम 2 दिन पहले ही आ जाना, साथ में बैठकर गपशप मारेंगे। यह सोचते हुए कि अब तो बाबूजी का बोझ भी सिर पर नहीं है, सरिता और राकेश ने 2 दिन पहले ही जाने का प्रोग्राम बना लिया। एक टैक्सी करके सरिता और राकेश अपने बेटे के साथ उसके मायके जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन सरिता को मन ही मन कुछ खाए जा रहा था। दरअसल सरिता के ससुर सुशील कुमार जी सरिता के पिता के बचपन के दोस्त थे, तो सरिता को यह चिंता सता रही थी कि कहीं उसके पिता को इन बातों की भनक ना लग जाए और उसके मायके में उसकी बेइज्जती ना हो जाए। जब यह लोग घर पहुँचे तो उन्हें आया देखकर सभी लोग खुश हुए। सरिता के परिवार में उसकी मम्मी, पापा, उसके 2 बड़े भाई और भाभियाँ, साथ ही दोनों भाइयों के एक एक बेटा था। सरिता और राकेश माँ पिताजी से बातें करने लगे तो पिताजी ने कहा, 2 दिन पहले ही सुशील कुमार जी से मेरी बात हुई थी। यह सुनते ही दोनों कुछ झिझक गए। फिर सरिता अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए, अच्छा, क्या बात हुई थी? बेटा, उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था उन्हें, तो उन्होंने बताया कि बच्चे पूरा ध्यान रखते हैं, तो अब सेहत सुधरने लगी है। सच बताऊं तो कलेजे को ठंडक पड़ गई बातें सुनकर। यह बात सुनते ही सरिता और राकेश एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। माँ पिताजी के साथ थोड़ी देर बाद बात करके सरिता अपनी भाभियों से बातें करने के लिए रसोई घर में चली गई। दोनों भाभियाँ खाने की तैयारी करने में जुटी हुई थीं, पर सरिता यह देखकर हैरान थी कि सब्जियां 2 बर्तनों में पकाई जा रही थी और खीर भी तो अलग अलग पतीले में रखी हुई थी। यह देखकर सरिता ने बड़ी भाभी से पूछा कि एक ही सब्जी 2 बर्तनों में क्यों पकाई जा रही है? तो भाभी ने कहा कि मम्मी पापा जी तेज मिर्ची से परहेज करते हैं और उनकी उम्र को देखते हुए हम उनके लिए कम तेल मसाले की सब्जियां अलग से बना लेते हैं, और पापा जी को डायबिटीज़ की भी परेशानी है, तो इसलिए उनके लिए शुगर फ्री डालकर अलग से खीर बनाई है। लेकिन भाभी, आप इतना सब कैसे कर लेती हैं? इसमें क्या हुआ? हमारे बड़े बुजुर्ग का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भाभी की बात सरिता के दिल को छू गई, लेकिन मन ही मन उसे अपने द्वारा अपने ससुर जी के लिए किए हुए व्यवहार याद आने लगा। सोचने लगी, डायबिटीज़ के मरीज़ तो मेरे ससुर जी भी हैं, लेकिन हमने कभी उनके लिए शुगर फ्री नहीं खरीदी। बाबूजी फीकी चाय पीकर ही गुजारा कर लेते थे। सरिता मन ही मन शर्मिंदा होने लगी।
कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने के कारण यदि बाबूजी कम तेल का खाना बनाने को कहते थे तो इसमें गलत क्या था। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी हम पूरा ना कर सके, इसके लिए भी उन्हें मैंने कितनी बातें सुना दी। लानत है मुझ पर। बीमार और बूढ़े बाबूजी केवल मेरे कारण अपने मन को मारकर जीने पर मजबूर हो गए। सरिता अपने विचारों में खो सी गई। पता नहीं उसकी भाभियां क्या बातें कर रही थी, उसे जैसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। सोचने लगी कि शुरुआत में बाबूजी ने उसे प्यार से भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उन पर कोई ध्यान नहीं देती थी। परिणाम स्वरूप उनकी तबीयत आए दिन खराब रहने लगी। एक और उसकी भाभियां हैं जो उसके माता पिता का कितना ध्यान रखती हैं। उधर राकेश अपने सास ससुर के पास बैठा हुआ था तो देखा दोनों पोते दादू दादू कहते हुए उनके पास आए और उनसे लाड लड़ाने लगे, और वे दोनों अपने पोते की इन हरकतों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। इतने में सरिता के बड़े भाई ने अपने बाबूजी के हाथ में एक पैकेट लाकर थमा दिया और कहा, लीजिए बाबूजी, इस महीने की तनख्वाह आ गई थी तो मैं घर खर्च के लिए बैंक से निकलवा कर ले आया हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों भाई अपने पिताजी के इर्द गिर्द बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। राकेश यह देखकर हैरान था कि उनकी बातों से यह लग ही नहीं रहा था कि वे बाप बेटे हैं। वे आपस में अपने मित्रों की तरह बातें कर रहे थे। ससुराल की पारिवारिक एकता को देखते हुए जहां एक और राकेश को खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अंदर ही अंदर अपने बाबूजी के बारे में सोचकर आत्मग्लानि में डूब रहा था। सोचने लगा कि मित्र तो दूर, मैं अपने बाबूजी का बेटा भी ना बन पाया। यहाँ ये लोग अपनी तनख्वाह लाकर बाबूजी के हाथ में रख देते हैं और दूसरी ओर मैं अपने बाबूजी की पेंशन के पैसे भी उनके पास रहने नहीं देता। मेरे बाबूजी अपना हाल चाल बताने के लिए भी तरस गए थे, लेकिन मैं उनके पास एक पल भी प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं बैठा, और तो और उनके पोते को भी उनसे दूर रखा, यह जानते हुए भी कि वह कितना अकेला महसूस करते हैं। मैंने उनकी कोई परवाह नहीं की। आज स्वयं को अपने बाबूजी की दुर्गति का कारण जानकर उसकी अंतरात्मा उसे देख रही थी। उस घर में 2 दिन रुककर उन लोगों ने जाना कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बुजुर्गों के अनुभव रूपी बाग में परिवार रूपी बगीचा किस तरह फल फूल सकता है। अगले दिन सुबह जागरण खत्म होते ही जैसे ही राकेश और सरिता कार में बैठे, दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, आज बाबूजी को लेने जाना है। दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। पश्चाताप की आग में जलते हुए इन दोनों की भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। राकेश की बहन अनीता का घर वहां से आधे घंटे की दूरी पर था, तो सुबह ही राकेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसके घर पहुंच गया तो उन्हें अचानक देखकर हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर वह जान गई कि वे आंसू किस लिए आए हैं। अनीता उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आई, लेकिन राकेश ने देखा कि बाबूजी कहीं नज़र नहीं आ रहे। राकेश और सरिता चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाने लगे तो इतने में अनीता ने कहा, अरे भैया, बाबूजी तुम्हारे जीजाजी और बच्चों के साथ पार्क में सैर करने गए हैं। क्या बाबूजी सैर पर जाते हैं? यह आदत कब से पड़ गई उन्हें? मेरा मतलब उनके तो कमर में दर्द रहता है ना। राकेश हैरानी से बोला, दरअसल मैं भैया तुम्हारे जीजाजी स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही सचेत रहते हैं, तो उनके साथ रहकर बाबूजी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीख गए हैं। अब तो वह कई किलोमीटर दूर पैदल चल लेते हैं। आलम यह है कि कोई और जाए न जाए, बाबूजी 1 घंटे ज़रूर घूम कर आते हैं। अब तो पार्क में उनके कुछ और दोस्त भी बन गए हैं, जिनके साथ वे रोज़ सुबह थोड़ी देर हंस बतिया लेते हैं और ठहाके लगाते हैं। बात करते करते अनीता सबके लिए चाय बनाकर ले आई। सब लोग चाय पी रहे थे। तभी सुशील कुमार जी दामाद और बच्चों के साथ घर लौट आए। बाबूजी को देखते ही दोनों बेटा बहू खड़े हो गए और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने लगे। बाबूजी ने पुरानी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें खूब आशीर्वाद दिया
उन्हें देखकर राकेश और सरिता हतप्रभ रह गए। उन्होंने ट्रैक सूट और स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वे बिना लाठी के भी तेजी से चल पा रहे थे। बाबूजी, आज तो आप पापा के बड़े भैया लग रहे हैं, पोते ने हैरान होते हुए कहा। तो सब लोग जोर से हंसे। अच्छा बेटा, दूर से आए हो, यह बताओ क्या खाओगे? बाबूजी ने कहा। तो इतने में अनीता बोली, पिताजी मैंने आलू की सब्जी बनाई है, उसके साथ पराठे बना लेते हैं। तभी बाबूजी ने कहा, अनीता आज तुम अपने भैया भाभी के पास बैठो, पराठे मैं बनाऊंगा। इतना कहने भर की देर थी कि राकेश आश्चर्य से हंसने लगा और बोला, क्या पराठे आप बनाएंगे? आपको तो चूल्हा भी जलाना नहीं आता। अरे बरखुरदार, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी बहन से कुकिंग सीख रहा हूँ। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं 15 मिनट में पराठे तैयार कर देता हूँ। कहते हुए बाबूजी के चेहरे पर अलग से चमक आ गई। भैया, आपको यकीन नहीं होगा कि बाबूजी कद्दू, लौकी, मटर, पनीर और भिंडी की सब्ज़ी भी बनाना सीख गए हैं। बाबूजी ने उन्हें स्वादिष्ट पराठे बनाकर खिलाए और नाश्ते के बाद बढ़िया सी कड़क चाय भी बनाकर पिलाई। बाबूजी की स्थिति को देखकर दोनों बेटे बहू अपनी हैरानी को रोक नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी, जो बाबूजी माँ के गुजर जाने के बाद जीने की इच्छा ही खो चुके थे। आज उन्हें बाबूजी के जीवन के प्रति नया उत्साह नजर आ रहा था। पिताजी, हम सब लोग इतना खा चुके हैं कि अब लंच करने के लिए पेट में जगह ही नहीं है। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, आज आप हमारे साथ घर वापस चल रहे हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बाबूजी, जो अभी तक हंसते हुए नजर आ रहे थे, अचानक गंभीर मुद्रा में आ गए। बेटा, मैं यहाँ से फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहता। बाबूजी, आप अभी तक हमसे नाराज़ हैं क्या? नहीं बेटा, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि बहू सरिता को मेरी उपस्थिति कुछ ज़्यादा सुहाती नहीं। उस दिन जब झगड़ा करते हुए बहू ने घर छोड़कर मायके चली जाने की धमकी दी, तो मेरी आत्मा अंदर तक कांप गई। उस दिन मैंने यह तय कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी को घर से जाना है तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन बाबूजी, आपसे दूर रहकर हम जान चुके हैं कि बड़ों की उपस्थिति घर में कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपसे हम आपके साथ रहना चाहते हैं, राकेश ने कहा। तो उसका साथ देने सरिता भी आ गई। बाबूजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि घर छोड़ने की बात दोबारा मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। यह सुनकर सुशील कुमार जी कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, एक बात मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ। उस दिन दोनों ने गुस्से में आकर मुझे कुछ बताया था। उस समय मेरी आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँची थी और उसी दिन से मुझे आत्मनिर्भर बनने की ललक पैदा हो गई। तुम्हारी उसी शिकायत को दूर करने के लिए मैंने घर का सारा काम करना सीख लिया। खाना बनाने के साथ साथ डस्टिंग करना, कपड़े धोना भी सीख लिया। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि तुम्हारे घर के काम में मदद कर सकूँ। लेकिन बहू, एक बात हमेशा याद रखना कि एक बूढ़ा पिता बोझ नहीं होता। बाबूजी, अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन हमारे साथ अपने घर वापस चलिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। रुंधे गले से कहती हुई सरिता फफक फफक कर रो पड़ी। रो मत बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए अब मैं चलने के लिए मना नहीं करूँगा। यह कहते हुए बाबूजी अपना सामान पैक करने लगे। शाम को ही सब लोग घर पहुंच गए। सरिता ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि आगे से कभी भी बाबूजी को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। राकेश ने भी ठान लिया कि वह बाबूजी की पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा और उनकी ज़रूरत को भी अपने कमाए हुए रुपयों से ही पूरा करेगा। अगले दिन सुबह बाबूजी सैर करने के लिए पार्क जाने को तैयार हुए तो देखा उनका बेटा और उनका पोता दोनों स्पोर्ट शूज़ पहने हुए हॉल में बैठे हुए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। दादाजी, आज से हम भी आपके साथ सैर करने चलेंगे। पोते के मुंह से यह बात सुनते ही सुशील कुमार जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और जोश
दुगना हो गया। रसोई घर में आज पनीर की सब्जी के साथ साथ लौकी की भी सब्जी बन रही है। आज घर में लड़ाई झगड़ों की आवाज़ों के स्थान पर हंसी ठहाकों की आवाज़ें गूंज रही थी। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे बूढ़े बाबूजी की कहानी जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।